खुश हूँ तो तालियों की ही लाइफ में भूख है। लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार, मेरा नाम है दिवांगना चौहान और मैं पेशे से एक रेडियो जॉकी, एक्टर एंड एंकर हूँ। और आपने थोड़ा बहुत कुछ मेरे बारे में यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही लिया है, लेकिन हम जब भी बात करते हैं हमारी शोबिस की, जब भी हम बात करते हैं रेडियो की, अब रेडियो जॉकी हूँ तो रेडियो के स्टाइल में यहाँ पर शुरुआत ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। सो रेडियो में सुनी है आपने मेरी आवाज़ और टेलीविजन पर देखा है आपने मेरा अंदाज। 104.8 इश्क एफएम पर दिस इज योर धमाकेदार दिवांगना की दी करती राइट है राइट टेडेक्स सांगली। एक बार जोरदार वाली तालियां बजा दो। कितना अच्छा लगता है जब हम रेडियो पर ऐसा कुछ सुनते हैं, है ना। लगता है कि अरे यार किसी ने मतलब सारी बातें हमें बता दी, हमारा मूड बना दिया, चेहरे पर एक स्माइल लेकर आ गए। लेकिन आज जो मेरी कहानी है आप सब लोगों के सामने, वो स्माइल से भरी हुई नहीं है, ये एक बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है। इस कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा। इस कहानी में आपको खुशियाँ मिलेंगी, इस कहानी में आपको गम मिलेगा, इस कहानी में आपको ड्रामा मिलेगा, और एक चीज़ थ्रू आउट जो मिलेगी वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि काउंटिंग ऑल द ब्लेसिंग्स। तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिरकार मेरी रेडियो की जर्नी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। भाई बचपन में हम सब लोग जब छोटे होते हैं तो हर साल हमारा जो गोल है ना वो बदलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हर साल मुझे कुछ ना कुछ नया करना होता था। कभी मुझे एस्ट्रोनॉट बनना होता था, कभी मुझे पायलट बनना होता था, कभी मुझे कुछ और इंजीनियर बनना होता था। यस, साल भर तक मेरा वो भी ड्रीम रहा है कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन जब मैं क्लास 6 में थी तो मुझे पता चला कि मेरी मदर को कैंसर है। अब जो मेरी समर वेकेशंस होती थी, बच्चे अपनी नानी के घर जाया करते थे, लेकिन मैं हॉस्पिटल जाया करती थी। बिकॉज वन थिंग दैट आई रियली वांटेड कि मेरी मॉम जिस तरीके से है, बिकॉज वो मेरी पूरी दुनिया मेरे लिए है। एंड बचपन से लेकर अब तक तो 6th क्लास में जो मेरा प्रोफेशन, जो मेरे गोल्स थे वो बदले, मुझे डॉक्टर बनना था 10th क्लास तक। बिकॉज आई वांटेड कि मैं अपनी मदर को सर्व करूं और कहीं ना कहीं कैंसर पेशेंट्स को सर्व करूं। बट 10th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई साइंस मेरे बस की है नहीं। ओके, केमिस्ट्री के इक्वेशंस मैं बैलेंस नहीं कर पाती, फिजिक्स की डेफिनेशंस मुझे याद नहीं होती, और बायोलॉजी तो जितनी जनरल सबको पता है वो मेरे को भी पता थी। ओके, सो दैट वाज द होल स्टोरी। जैसे जैसे 10th में ऑलमोस्ट 70% मेरे मार्क्स आए, एंड देन उसके बाद मैं एक ऐसी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी जो हमेशा क्लास के बाहर ही खड़ी रहती थी, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। मेरे टीचर्स मुझसे इतना प्यार करते थे कि जैसे ही क्लास के अंदर आते थे वो मेरा ही नाम जपते थे, वेयर इज दिवांगना, ओके गेट आउट। ओके, तो क्लास के अंदर से रहकर मैंने बाहर की जितनी सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में करी हैं। लेकिन 10th के बाद मैंने कॉमर्स विद हिंदी लिया था, बिकॉज मुझे और कुछ दिया नहीं गया। ओके, सो कॉमर्स विद हिंदी मैंने भी सोचा था ठीक है यार, मैं भी MBA कर लूँगी, मैं भी BCA कर लूँगी एंड DBA कर लूँगी, ऐसा कुछ प्रोफेशन चूज़ करके मैं भी ऐसा ब्लेजर वगैरह पहन के हाथ में ब्रीफ केस लेके आई एम गोना बी गोइंग टू ऑफिस। लेकिन क्या होता है ना कि लाइफ में जब भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं, उधर जो बैठा है ना उसने हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख दी है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे याद है कि मैं अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी। माई मदर वॉज देयर एंड वो बहुत बड़ी रेडियो की फ़ैन थी। मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, जो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। वहाँ पर सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन आता था जो था ऑल इंडिया रेडियो। हर संडे मेरी मॉम पूरी फुल वॉल्यूम में रेडियो चला के घर के काम करती थी, एंड मतलब शी वॉज टोटली इनटू रेडियो। वो इतनी बड़ी रेडियो की फ़ैन थी। तो मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, मैं बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी अपने 12th के, एंड मुझे अकाउंट्स में बस इतना ही पता था दैट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। ओके, इसके अलावा कुछ और आता नहीं था, बिकॉज मैं एकदम लास्ट मोमेंट पढ़ने वालों में से थी कि ठीक है कर लेती हूँ ऐसा ऐसा करके एंड पास हो जाती हूँ। मेरी मॉम को जब पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं रेडियो जॉकीज़ के लिए, उनको आरजेस चाहिए, तो उन्होंने बोला चलते हैं। मैंने कहा इस उम्र में आरजे बनोगे आप, है ना। देन आई वाज लाइक अरे अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए चाह रही हूँ। आई वाज लाइक मैं आरजे, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं रेडियो में कभी कुछ करूँगी। इनफैक्ट स्कूल में मुझे याद है 3rd क्लास में पहली बार मैं ऐसे स्टेज में खड़ी हुई थी। मैं बात करने में बहुत बढ़िया थी बचपन से ही, एंड हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती थी। लेकिन उस पॉइंट पर मेरे टीचर्स ने देखा कि ठीक है यार बात तो अच्छा कर लेती है, तो इसको क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं। एंड मैंने, मुझे याद है, अपनी क्लास रिप्रेजेंट करी थी एक एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में। मैं स्टेज के ऊपर गई, मैंने इतने सारे लोगों को देखा, मैंने 2 लाइन बोली और मैं स्टेज से नीचे उतर गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहला जब स्टेज का फियर था, हाथ कांपे,
पैर शेक किए, सब कुछ हुआ। एंड देन उसके बाद चांटा भी पड़ा था बहुत ज़ोर की, ठीक है, तो मेरी पिटाइयाँ भी बहुत हुई हैं। सो देन आई रियलाइज कि यार पूरी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी और मैंने क्या मतलब क्या तबाही मचा दी स्टेज पे जाके। बड़ा गिल्ट फील हुआ, लेकिन उसके बाद से हर साल हमारे स्कूल के जितने एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक तो आती थी। ओके, एंड ऐसा भी हो गया था माहौल कि यार ठीक है दिवांगना कर रही है तो हम लोग तो रहने ही देते बिकॉज प्राइज इसी को मिलना है। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर मेरी स्टेज एंड पब्लिक स्पीकिंग की जो शुरुआत है वो हो गई। एंड अब मॉम ने बताया कि यार रेडियो है, आरजिंग है, तो चल ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने पहली बार स्टूडियो देखा, पहली बार माइक देखा और पहली बार मेरे हाथ में वो स्क्रिप्ट आई, मैंने एक लंबी सांस ली एंड आई वाज लाइक लाइफ तो अब मेरी सेट है। लेकिन जो मैंने माइक पे बोला ना, दे वर लाइक आप एक और टेक ले सकते हैं क्या? एंड माई मदर वाज आल्सो लाइक क्या कर रही है, अच्छे से बोल। सो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें करने के बाद उनके सपोर्ट के साथ ऑल इंडिया रेडियो को मेरी आवाज़ पसंद आई और 3 महीने की वॉइस ट्रेनिंग हुई, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसमें मैंने सीखा, पब्लिक स्पीकिंग मैंने वहाँ पर सीखी। एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 7 जुलाई 2008 मैंने अपना पहला रेडियो शो किया। अब तो लगा था ना कि यार लाइफ सेट हो जाए बॉस, मैं आरजे बन गई हूँ। आई एम गोना बी टॉकिंग ऑन माइक, मैं दुनिया को एंटरटेन करने वाली हूँ, सबके चेहरे पर स्माइल लेकर आने वाली हूँ। लेकिन वो जो है ना, स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख चुका था। मेरा ओरिजिनल जो स्ट्रगल था, मेरी जॉब जो मुझे मिल चुकी थी, जब क्योंकि साथ साथ मुझे कॉलेज भी करना था और मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, प्रॉपर वो जॉब नहीं थी एक, मुझे 200 रुपये 250 रुपीज़ के अराउंड एक शो का मिला करता था वहाँ पर। लेकिन एक आरजे को आपने देखा है ना, हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उस पॉइंट पे मेरी लाइफ का सबसे दुखी मोमेंट मेरे साथ हुआ। आई लॉस्ट माई मदर। ये उन्हीं का सपना था जिसको आगे कैरी फॉरवर्ड मैंने किया था। एंड ये उन्हीं का सपना था कि जब वो चाहती थी कि ऐसा कुछ करूँ, मैंने लाइफ में वो कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं माइक पे बात करती थी, मुझे लगता था कि यार मैंने बड़ा गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। आरजेस आर सपोज टू बी हैप्पी यार, एकदम चर्पी, सबको एनर्जाइज करना, लेकिन खुद मैं इंटरनली इतनी दुखी हूँ। माइक के सामने आपको जितनी आवाज़ आ रही है, हमेशा सारी की सारी खुशियाँ हैं, लेकिन इंटरनली अंदर से मैं कहीं ना कहीं रो रही हूँ बिकॉज आई लॉस्ट माई होल वर्ल्ड। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि जब माँ हमसे कभी दूर नहीं जाती है, माँ की एनर्जी हमेशा हमारे साथ रहती है, और उन्हीं की एनर्जी की वजह से मैंने लाइफ में आगे अपने गोल को कैरी फॉरवर्ड किया। अब क्या था कि यार कैसे करना है, क्या करना है, पढ़ाई तो करनी थी साथों साथ, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। अब पैसे क्यों नहीं थे भाई, पूरा खानदान है, परिवार है, बिकॉज माई डैड गेव अप ऑन मी। मेरे डैड को ऐसा लगता था कि मैं लड़कियां शायद लाइबिलिटी होती हैं, तो उन्होंने मुझे एक स्टैम्प पेपर पे कोर्ट का नोटिस दिया कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता हूँ, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हारे ऊपर है। और वो मेरे भाई को लेकर चले गए। सो मैं अपनी लाइफ में सिर्फ नानी के साथ थी। एंड अब कैसे करती, क्या करती, थैंक्स टू बैंक्स जो एजुकेशन लोन देते हैं, मैंने एजुकेशन लोन लिया और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। मैंने अपना BA ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन से शुरुआत हुई मेरी, साथ साथ मैं रेडियो शोज़ भी कर रही थी। लेकिन पॉकेट मनी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बॉस, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं ना, बहुत पीयर प्रेशर होता है कि यार सक्सेसफुल भी होना है, सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आपने देखा होगा जब इवेंट में वॉलंटियर्स हम लोग करते हैं तो टी-शर्ट पहन के बैठते हैं एंड सर्वेज करते हैं। मैंने वहाँ से अपने पहले अर्निंग की शुरुआत करी, जिसमें आई थिंक 150 रुपीज़ मुझे एक दिन के मिले थे, और मुझे लगा था यार लाइफ सेट हो गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल सेट हो गया था। लेकिन अब ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो गई, मुझे लगा ठीक है यार चलो अब तो कैरी फॉरवर्ड हो ही चुका है, अब तो लाइफ सेट हो रही है मेरी धीरे धीरे। लेकिन उसने स्क्रिप्ट जो लिखी थी मेरे लिए, वो एंटायरली डिफरेंट लिखी थी। अब कहीं ना कहीं जब आप मास कम्युनिकेशन करते हो तो फाइनल ईयर में आपको एक इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है। सो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसी के लिए मैंने सारे रेडियो स्टेशंस की वेबसाइट पर मेल कर दिया दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंटर्नशिप। तो आई वॉज वेरी लकी कि रेड FM लखनऊ से मुझे कॉल आ गया। अब लिटरली लोग जैसे मुंबई में एक बैग उठा के निकल जाते हैं ना कि हम तो एक झोला उठाए और चले गए, मैंने ऐसा लखनऊ में किया। मैं झोला उठाई और चली गई लिटरली, और मुझे पता नहीं था मैं कहाँ रहने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। बट जैसे जैसे मुझे एक हॉस्टल मिला, मैंने 3 महीने अपनी रेड FM की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट करी। एंड देन उसके बाद आई वॉज रियली लकी कि मुझे रेड FM जयपुर में अपने खुद का शो करने का चांस मिला। अब क्या है, चांस तो मिल चुका था,
ठीक है ना, अब लगा कि यार अब तो जॉब भी लग गई है। मेरी पहली सैलरी 15,000 रुपये इन हैंड मुझे मिलती थी, जिसमें से 6,000 रुपये मैं अपना रेंट दे देती थी, बाकी छुटपुट में सारी चीज़ें हो जाती थी। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हमें ना कहीं ऐसा लगता है कि यार जितना पैसा हमारे पास आ रहा है ना भाई, ये तो बहुत कम है। लेकिन जब अपने पास आता है और आपकी खुद की कमाई आपके पास आती है ना, आप उसको सच में बहुत अलग तरीके से स्पेंड करते हो। एंड जो वो पावर होती है इंडिपेंडेंसी की, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। मैंने अपने शो की शुरुआत करी और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक वाला माहौल मेरी लाइफ में रहा। मैंने एक ट्रैवल रियलिटी शो किया MTV के लिए, ड्राइव विद नैनो, जिसमें से जयपुर से कारगिल कार नैनो चला के लेकर जानी थी। एंड मैं विनर थी उसमें। हर कोई बोलता था यार लड़कियां अच्छी ड्राइव नहीं करते, आज मेरे को कहीं से भी मुझे आप जयपुर से कारगिल ले जाओ, कारगिल से कन्याकुमारी ले जाओ, मैं ड्राइव करके लेकर चली जाऊँगी। ओके, आई बिकम सो इंडिपेंडेंट कि मुझे ना अब जगह से वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस लोगों से फ़र्क पड़ता है। मुझे मेरी ऑडियंस चाहिए, मुझे उन सबको एंटरटेन करना होता है। द ओवरऑल स्टोरी टू टेल अबाउट माई पर्सनल लाइफ आप सब लोगों के लिए ये है कि यार कभी भी ना अपनी लाइफ में गिव अप मत करो। हम लोग क्या करते हैं कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, भाई दुनिया खत्म हो गई मेरी, तो ऐसा कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसे करूँगा मैं सब कुछ, ख़त्म। पीयर प्रेशर में आके, उनके प्रेशर में आके आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया जो कहीं ना कहीं जिसको आप अपनी लाइफ में सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो। ये साल मेरा रेडियो का 16वां साल है। दिस इज द 16th ईयर ऑफ माई रेडियो करियर। और आज भी मैं उसी एनर्जी के साथ रेडियो पे बात करती हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप अपने एवोकेशन को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेते हो तो आप ट्रूली मैडली इंसेनली इन लव उससे हो जाते हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पैशन और कंसिस्टेंसी। लाइफ में कुछ भी करो, वॉट एवर यू डू, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह 7 बजे मेरी शो की डॉट शुरुआत होती है, राइट। सुबह 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, नो मैटर मैंने पिछली रात कितनी पार्टी करी है, नो मैटर मुझे रात में नींद नहीं आई है, नो मैटर मैं कहीं से ट्रैवल करके आई हूँ, सुबह 7 बजे मुझे लाइव जाना है तो जाना है। एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि सुबह 7 बजे एक दिन मैंने अपनी शो की शुरुआत करी और 7:10 पे मुझे पता लगा कि मेरे नाना की डेथ हो गई है। आई क्राइड अ लॉट। मैं 5-7 मिनट बहुत रोई, लेकिन 11 बजे तक मैंने उसी एनर्जी के साथ शो किया। किसी को भी रियलाइज नहीं हुआ होगा कि मेरे साथ पर्सनली क्या हो गया। दिस इज वॉट द मिरर डजंट शो यू, ओके, द बैक साइड ऑफ द स्टोरी। 11 बजे तक शो करने के बाद एंड देन मैं अपने घर गई। वाई? बिकॉज आई एम कमिटेड टू माई वर्क, I am consistent with my work, I am disciplined with my work. I remember मुझे 103 बुखार था, मैं सुबह उठी, मेरी हालत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं होता हमारे रेडियो प्रोफेशन में कि आपने फ़ोन किया, हाँ आज तबीयत खराब है तो आज तो नहीं आ पाएंगे। नो, योर जॉब इज़ योर लव एंड योर ड्यूटी। आपका खुद का काम ना आपका बेबी होता है। आप उसको जैसे नर्चर करोगे आपकी लाइफ में वो आपको वैसे ही रिजल्ट देगा और आगे वैसे ही लेकर जाएगा। 103 मुझे बुखार था, मैंने अपनी शो की शुरुआत करी। मेरे बॉस रोज सुबह एंट्री मारते थे स्टूडियो में, बोलते थे हाय दो ना व्हाट्सअप, और मैंने उनको हाय बोला और मैं बेहोश हो गई। एंड देन एवरीवन वाज लाइक ये काम भी कैसे कर रही है। डॉक्टर टोल्ड मी दैट प्लीज इसको 10 दिन का बेड रेस्ट दो, शी इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और ये सब। बट स्टिल मैंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। मैं घर पे फ़ोन पर रिकॉर्ड करके शो भेजती थी। क्यों? क्योंकि मुझे बताया कि जो मेरा काम है ना वो कोई और नहीं कर पाएगा, कोई आपकी प्रॉक्सी नहीं लगा पाएगा उसमें। जो सामने वाला काम करेगा वो घास ही काटेगा। सो अपने काम से प्यार करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेकिन एक और चीज़ होती है कि इतने सालों तक आप एक काम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यार 16 साल हो गए। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में, कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी आता है, स्टार आता है, एक मूवी करता है, ब्रेक लेता है, दूसरे के ऊपर वर्क करता है। हम लोग हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, हर रोज़ आपको एंटरटेन करने के लिए, और आई शुड बी यूजिंग द वर्ड इंफोटेनमेंट का डोज आपको देने के लिए, इन्फॉर्मेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाते हैं। लोगों को लगता है आरजे अपनी पार्ट टाइम जॉब है कि ठीक है आए और बोले और चले गए, क्या कर रहे हैं, बोलना ही तो है। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, या फिर आप जब माइक के सामने होते हो और आपके सामने कोई भी नहीं है, ओके, आप 4 दीवारी के अंदर हो, आप कैसे एंगेज करोगे अपने ऑडियंस को, कैसे आप उनसे बात करोगे। आई रिमेंबर मैं एक बार शो कर रही थी एंड मैंने सुबह उठी और मैंने अपने शो पे बोला, हाँ जी बंटी जी कब तक पीला पजामा पहन के बैठोगे, अब तो उठ जाओ। देयर वाज सम रैंडम बंटी जिसने मुझे कॉल किया, आपको कैसे पता मुझे मैंने पीला पजामा पहना है। ओके, सो दिस इज अ पर्सनल कनेक्ट जो एक आरजेस का अपनी ऑडियंस के साथ होता है। मुझे नहीं पता मुझे कौन सुन रहा है,
हो सकता है कोई एक इंसान पान की दुकान चला रहा हो सकता है कोई इंसान अंबानी ग्रुप का मालिक हो, वो मुझे सुन रहा हो। सो डाइवर्सिफाइड ऑडियंस, लेकिन कनेक्ट सिर्फ एक, वो है इश्क। और इश्क आपके अपने काम से, इश्क आपके अपने खुद के शहर से। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं पैदा पली बड़ी देहरादून में ज़रूर हुई, लेकिन मैंने काम वहाँ पर बहुत सालों बाद किया। मेरी जो अपने करियर की शुरुआत हुई थी जयपुर में हुई थी। मैंने जयपुर में 2 साल रेड एफएम के साथ काम किया, फिर उसके बाद एफएम तड़का के साथ काम किया, फिर उसके बाद मैं मुंबई आई, फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल चली गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है नहीं लाइफ की मोनोटनी को ब्रेक करना है। ओके, तो दुबई रेडियो के साथ मैंने काम किया। दुबई रेडियो से फिर मैं वापस इंडिया वापस आई कोविड के बाद, एंड देन नाउ आई एम वर्किंग विद मुंबई इश्क एफएम, दैट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 104.8। वहाँ पर आप सुनते हैं मेरी आवाज़। सो ओवरऑल द होल आइडिया इज, नो मैटर लाइफ में क्या हो, लाइफ में सबके रायते फैलते हैं, लाइफ में सबके स्यापे आते हैं, ब्रेकअप सबके होते हैं, मेकअप सबके होते हैं। कोई होगा आपको जो सपोर्ट करेगा आपकी लाइफ में, कुछ लोग होंगे जो नीचे गिरा देंगे आपको लाइन में। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस अपने खुद के ऊपर। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो ना, तो आपको लगता है आपको बहुत सारे लोग बोले अरे क्या कर रही है। आई रिमेंबर मैंने अपना पहला जब ऑडिशन दिया था, सो मेरे जो पुराने मेरे बॉस थे, उन्होंने बोला देवांगना तुम्हारी आवाज़ ना मतलब ऐसा आर्जिंग ना ऐसा मज़ा सा नहीं आ रहा, मतलब सुन के ऐसा फील नहीं हो रहा। 2008 में मैंने अपनी आर्जिंग की शुरुआत करी, एंड 2018 में मुझे मेरी लाइफ का पहला आरजे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला फॉर नॉन मेट्रो। सबसे पहले मैंने वो फोटो क्लिक करके अपने उन बॉस को भेजी, बिकॉज ही सेड तुमसे ना हो पाएगा। राइट, सो लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कभी भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे ना, पीपल विल पुल यू डाउन। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, दे विल बी लाइक कि ठीक है यार तू चल, तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। और कई बार ऐसा भी होगा जो बोलेंगे लेकिन पीछे से आपकी, समझ रहे हो ना क्या है। So the whole idea is the mirror that never shows you is the dark side of the entertainment. जो इंसान सबसे खुशी वाला इंसान होता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में सबसे सैड पार्ट होता है। बट मैंने अपनी लाइफ के अपने सैड पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मेरी माँ चली गई है, मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, अब जो करना है मुझे ही करना है। चाहे वो तीज त्यौहार हो, चाहे कहीं पर भी मेरे दोस्त या यार हो, सारी की सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे ही संभालना है। सो दैट इज़ हाउ आई मेड पीस विद माई लाइफ, एंड आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज अभी आप बडिंग स्टेज में हैं, आप ग्रोइंग स्टेज में हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, आई एम श्योर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स आर ऑल्सो हियर। आप कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करने में ना कभी देर नहीं है। आप चाहते हैं आप आज से शुरू करें, आप चाहते हैं आप कल से शुरू करें, लेकिन करें। होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। मैंने बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें ऑडिशन करी हैं। मैंने डीजेइंग का कंसोल खरीद लिया था, आई वाज लाइक आई डू दिस, नहीं हो पाया भाई, टाइम नहीं निकल पाया, लेकिन आई ट्राइड। ओके, मैंने योगा क्लास ज्वाइन करी, 2 दिन गई, उसके बाद नहीं हो पाया भाई, लेकिन आई ट्राइड। और ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको मैंने ट्राई किया और आज भी मैं अपनी लाइफ में वो करती हूँ। सो गाइज, try until you succeed. Focus on yourself, be disciplined. खुद से प्यार करो और अपने काम से प्यार करो, क्योंकि लाइफ में लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन काम हमेशा आपके साथ रहेगा। Alright, so thank you so much. This was a little journey of mine जो आप सब लोगों के साथ आज मैंने यहाँ पर शेयर करी। And just be confident, just be rocking, and जैसे मैं रेडियो पे बोलती हूँ, be धमाकेदार। So thank you so much. 104.8 इश्क एफएम की, this is धमाकेदार देवांगना signing off. Thank you.